तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई आपकी चल रही होगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो चैप्टर चल रहा था 12th इंटरमीडिएट का, चैप्टर नंबर 1 का। तो उसमें आज हम सभी लोग सीखेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। ठीक है, विद्युत आवेश के गुणधर्म। थोड़ा सा क्लास में लेट हुआ है तो इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, बट अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दिया जाए। ज्यादा बातें ना करते हुए क्लास को हम सीधे शुरू करेंगे। विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ना है, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती हैं उनके बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कुछ नया। तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम भाई। चले क्लास की शुरुआत करें। हमारे सभी शेर श्रेणियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बच्चा पार्टी का वेलकम है। चलते प्यारे बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोग क्या सीखे थे सबसे पहले उसको डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। कल की क्लास में हम सभी लोग क्या सीखे थे? ठीक है, कल की क्लास में हम सभी लोग सीखे थे विद्युत आवेश के बारे में पढ़े थे। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में जाने थे। उसकी हिस्ट्री से आप सभी को अटैच कराया गया था कि उसकी हिस्ट्री क्या है, अर्थात आवेश को हमने सबसे पहले किसने नाम दिया, वो सभी बातों पर डिस्कस किया था। यस और नो? आप सभी लोग इतना सीखे थे। कल हम लोग विद्युत आवेश के बारे में जाने थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। विद्युत आवेश के बारे में जाने थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखे थे, है ना। तो इसमें बताया गया था कि सबसे पहले वैज्ञानिक 600 ईसा पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने उस पर चर्चा की थी। अंबर नामक पदार्थ माना था, अंबर नामक पदार्थ देखा था जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, जिसमें विद्युतीय गुण आ जाता है, अर्थात हल्के टुकड़ों को, तिनकों को या कागज के टुकड़े कह दें, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार आगे 1600 ईस्वी में गिलबर्ट वैज्ञानिक ने कहा कि ना सिर्फ अंबर बल्कि कुछ ऐसे अन्य पदार्थ भी हैं जैसे कांच, एबोनाइट, गंधक, ये ऐसे छड़े हैं जिनको हम किसी से रगड़ करके, जब किसी ऊन से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो इनमें भी विद्युतीय गुण आ जाता है, अर्थात ये भी छोटी तथा हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसका नाम प्यारे बच्चों आवेश जो दिया गया वो 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने पतंग उड़ा करके प्रयोग किया गया था। मैंने ये चीज बताई थी कि हालांकि उसमें कुछ प्रयोग में उनके मतभेद हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था। फिर उसके बाद आप सभी को कल बताया गया था आवेश के प्रकार कितने होते हैं। यस और नो? क्या आप सभी को ये चीज बताई गई थी कि आवेश दो प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक होता है प्यारे बच्चों धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश होता है। और दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। ये चीज आप सभी को क्लियर कर दी गई थी। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने किस प्रकार से प्रूव किया था, आप सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से प्रूव किया गया था। ठीक है, कैसे प्रूव किया था? दो छड़े ली थी, कांच की छड़े और एबोनाइट की छड़े। वैसे उनके पास कई प्रकार की छड़े थी, लेकिन कांच के पहले उन्होंने क्या किए, दो छड़ लिए और दोनों को किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से रगड़ करके लटका दिया। दो एबोनाइट की छड़ ली, उनको भी बिल्ली की खाल से रगड़ करके लटका दिया। देखा क्या, दोनों में समान चार्ज था। बात को समझना, कल वाला जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख के आएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ कहा ही नहीं है, इस बात को मैंने सिर्फ कहा ही नहीं है कि एकदम शून्य से शिखर तक, बल्कि इसे प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से आपको जोड़ा गया है, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद प्यारे बच्चों टॉप तक पहुंचना है। इसीलिए जनवरी से क्लासेस शुरू की गई हैं। हम फॉर्मेलिटीज नहीं करने वाले हैं, हम करके दिखाने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। परिणाम आप खुद देखेंगे, रिजल्ट्स अपने अंदर देखेंगे कि सर हाँ, हमें पहली क्लास से बहुत चीजें सीखने को मिली और दूसरी क्लास से भी बहुत चीजें सीख रहा हूं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक क्रमिक अध्ययन जो होता है, जो एक तरीका है, जो सीढ़ियां चढ़ने का तरीका है, ये हवा में बातें फेंक देने से कुछ नहीं होगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें काम करना होगा, सोचने से ना सिर्फ होगा बल्कि उसके लिए काम करना बेहद जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों बातों में कम, काम पर हम ज्यादा विश्वास रखते हैं। धन आवेश तथा ऋण आवेश दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो उसमें एबोनाइट की छड़ें भी अगर दो समान प्रकार की छड़ें लेंगे और उनको हमने एक ही पदार्थ बिल्ली की खाल से रगड़ा लटकाया तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अर्थात आवेश में प्यारे बच्चों, आवेश में दो प्रकार का होता है। मैंने ये चीज सिखा दी थी कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्यारे बच्चों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वो चाहे धनावेश धनावेश हो या ऋणावेश ऋणावेश हो, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन का गुण होता है, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई थी कि विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्यारे बच्चों। तो विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। दो चीजें आपको सीखने को मिली, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने। उन्होंने ये चीज सिद्ध की कि हाँ, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। और धनावेश क्या होता है, अगर धनावेश धनावेश होंगे या ऋणावेश ऋणावेश होंगे तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे। मतलब लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को अनलाइक चार्ज जो होंगे, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। या तो आकर्षणात्मक होगा या प्रतिकर्षणात्मक होगा, क्योंकि दो प्रकार का यहां पर हमें एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव देखने को मिला बेंजामिन फ्रैंकलिन के सर के द्वारा। इसी प्रकार, क्योंकि अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल में बात करें तो उसका नाम ही है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप पढ़ते हो उसका नाम ही है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है क्योंकि मास निगेटिव नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने हाँ जो चीज सीखा वो बिल्कुल सही था, हाँ पतंग उड़ाई गई थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चले, तो समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन चीजों को हम लोगों ने सीख लिया था। और प्यारे बच्चों, कल का रिवीजन है ये। प्यारे बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं ये रिवीजन क्लास है। कल की जितना भी पढ़े थे वो रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी से बता देंगे और क्या क्या चीज सीखी थी, कमेंट करेंगे भाई। और क्या आपने सीखा था? आपने सीखा था कि सर जो आवेश है उसका प्रतीक चिन्ह या तो ये कैपिटल क्यू भी लिखते हैं और कहीं कहीं स्मॉल क्यू भी लिखा होता है, तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों सही है। ये प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक चिन्ह कह लो, प्रकट करने का तरीका है, सिंबल है, कुछ भी बोल सकते हैं। आवेश के प्रकट करने का तरीका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इसका मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? तो कूलाम होता है। सभी लोग जानते हो एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे सी से प्यारे बच्चों लिखते हैं, एसआई मात्रक कूलाम होता है। एमकेएस मात्रक क्या होता है? तो क्यू बराबर आईटी से एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका क्या मात्रक होता है? तो एमकेएस मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक चाहे फ्रैंकलिन कह लो या स्टैट कूलाम कह लो, वो भी होता है। एक होता है स्थिर वैद्युत इकाई, जिसे ईएसयू भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्थिर वैद्युत इकाई प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत इकाई। ये स्टैट कूलाम की तरह ही है, स्टैट कूलाम को ही स्थिर वैद्युत इकाई बोलते हैं। स्थिर वैद्युत इकाई प्यारे बच्चों, या फिर इसे हम लोग शॉर्टकट में ईएसयू भी बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक ईएसयू बराबर कितना होता है, ठीक है। एक स्थैत कूलाम बराबर कितना होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई। तो एक ईएसयू बराबर कितने कूलाम होते हैं, ये चीज बताइएगा कमेंट करके। एक ईएसयू बराबर कितना होता है कूलाम में? स्थिर वैद्युत इकाई ईएसयू इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट होती है। इसकी प्यारे बच्चों वैल्यू जो कूलाम में, वो 3 × 10 की घात में 9 कूलाम, ये इसके बराबर होता है। कूलाम में इसके बराबर होता है। अच्छा, और प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था? फ्रैंकलिन मात्रक बताया था। क्या बताया था? फ्रैंकलिन। और प्यारे बच्चों सबसे बड़ा मात्रक क्या बताया था? तो फैराडे बताया था। अरे सर कितने मात्रक बताएंगे, कल इतने मात्रक बताए गए थे। जी हाँ, और एक फैराडे बराबर प्यारे बच्चों कितने कूलाम होता है? तो
96,500 कूलाम। 500 कूलाम, इतना बड़ा मात्रक होता है एक फैराडे बराबर, मतलब फैराडे की वैल्यू इतनी होती, सबसे बड़ा मात्रक है। बहुत सारे मात्रक कल बता दिए गए थे, ठीक है, चीजें क्लियर है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं आवेश के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, आइए समझते हैं। सभी लोग तैयार हो? अगर क्लास में अब आज कुछ सीखना है नया, तो उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना किस इधर उधर के काम किए हुए छोटा सा काम करना है आपको। थोड़ा सा चैट बॉक्स को ऑफ करिए, शेयर वाले बटन पे जाइए और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो लेक्चर को कि आनंद सर की क्लास चल रही है। बता दीजिए कि शाम को अगर टहलने निकले हुए हैं उन्हें कह दीजिए कि ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम को 6 बजे जरूर आना होगा अगर कुछ सीखना है तो, ठीक है, बिना बात किए बस ध्यान देना है। अगर आपका पढ़ाई पर सिर्फ फोकस है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप जिद्दी बन चुके हैं, तो हमारे साथ जुड़िएगा, बिल्कुल आपका सपने साकार होने में मैं पूरी मदद करूंगा और सही मार्गदर्शन दूंगा। उसमें कतई मेरी तरफ से लापरवाही नहीं होगी और बातें कम काम ज्यादा होगा, ठीक है। चलें प्यारे बच्चों, बात करते हैं, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन, जो जेन्युइन कहते हैं। जेन्युइन का मतलब समझते हो? जिसमें शुद्धता, जिसमें शुद्धता और निखार हो, जिसमें चमक हो, ब्राइटनेस, उस तरह के पढ़ने में हमें मजा आएगा, ठीक है। चले आवेश के गुणधर्म प्यारे बच्चों, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जल्दी से क्लास को भाई शेयर कर दीजिए, शुरू करें। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसी को जानना है, तो चार्जेस के क्या क्या अंदर गुण है उन्हें भी हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं, उनके मुख्य गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले जितने बच्चे देख रहे हैं जल्द से जल्द भाई जो हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है वो है लाइक्स, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए तो भाई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और शेयर कर दीजिए, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे मोटिवेशन में जो है ना वो आग लग जाती है, वो धधकनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें बात क्या करनी है, आवेश के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करना है। और मैं आप सभी के प्रेम और स्नेह को बहुत अच्छे से समझता हूं। आप सभी ने जो कल प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार भाई, दिल से शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छा कार्य आप सभी ने, 1300 लगभग बच्चे जोड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और आज उससे ज्यादा कहीं गुना अधिक जाने चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए ये मंजीत कुमार जी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और विदेशों में भारत की छवि को प्रदर्शित किया कि हमारा भारत किस तरह से कार्य करता है, हमारे भारत के लोगों में क्या महानता छुपी हुई है। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया। कह सकते 32 वर्ष की उम्र में ऐसा कार्य करके चले गए कि आज अब आजीवन अनवरत आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करती रहेंगी। उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है, उन्हें नमन है, ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं, ठीक है। उनसे आशीष की कामना करता हूं, उनके व्यक्तित्व को कुछ अंश अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो वो भी हमारे लिए जीवन धन्य हो जाएगा। चलते प्यारे बच्चों, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मुख्य गुण है। आवेश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें से पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, पहला गुणधर्म डिस्कस करेंगे आवेश की निश्चरता, ठीक है। आवेश की निश्चरता, पहला गुणधर्म डिस्कस करेंगे आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता, निश्चरता। ये सर आवेश की निश्चरता क्या है, कुछ समझे नहीं अभी, तो प्यारे बच्चों अभी समझाते हैं, एक एक चीज समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आवेश की निश्चरता का मतलब क्या है, जो आवेश होता है ना, किसी भी वस्तु में आवेश हो, चाहे आपके भीतर हो चाहे मेरे भीतर हो या किसी भी वस्तु में हो, और पता है प्यारे बच्चों अगर मास है तो चार्ज है, ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने कल ये चीज आपको सिखाई थी। अगर बॉडी के पास मास है, अगर द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान है
तो चार्ज होगा तो आवेश निश्चित रूप से होगा, ये कभी भूलना नहीं। तो आवेश होगा, तो आवेश, तो निश्चित रूप से आवेश होगा, तो निश्चित आवेश होगा। ये बात हमेशा मन में बिठा लीजिए। किसी भी वस्तु का अगर छोटू सा भी द्रव्यमान है ना, छोटू सा भी द्रव्यमान है, तो उसके पास आवेश जरूर होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? आवेश जरूर होगा। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान की कंडीशन क्या होती है? जो मास होता है वो रेस्ट मास, अगर आप खड़े हो तो एक विराम अवस्था में हो तो आपका विराम द्रव्यमान होगा। लेकिन जब आप दौड़ते हो ना, जब आप दौड़ने लगते हो, ठीक, तब आपका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तब आपका मास बढ़ जाता है। यह आपेक्षिकता का सिद्धांत कहता है। आइंस्टीन ने भी इस चीज को प्रूव किया था। प्यारे बच्चों, मास जो होता है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में भी यह चीज बताई गई प्यारे बच्चों की, हमारा जो मास होता है ना वो बढ़ जाता है, रेस्ट मास से अधिक हो जाता है। गतिशील अवस्था में द्रव्यमान बढ़ जाता। अच्छा, मतलब आप प्यारे बच्चों जो दौड़ रहे हो, आप अगर दौड़ रहे हो, आप पहले 60 किलो के हो, दौड़ने लगोगे ना तो आपका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, आगे गति की अवस्था में आपका द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन क्या चार्ज में भी ऐसा रहता है? लेकिन इसी बात को समझना है, आवेश की निश्चलता। प्यारे बच्चों, आवेश की निश्चलता क्या है कि आवेश का मान चाहे वो गति की अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होता है। आवेश, किसी भी वस्तु के आवेश का मान, किसी भी वस्तु में आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। चाहे वस्तु स्थिर हो, ठीक है, बात को समझना, चाहे वस्तु स्थिर हो या आपेक्षिकीय गति की अवस्था में हो, आपेक्षिकीय गति की अवस्था में हो। बात समझ गए? किसी भी वस्तु में आवेश का जो मान है ना वो परिवर्तित नहीं होता है, चाहे स्थिर हो या गति की अवस्था में हो। मतलब आपेक्षिकीय मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, किसी से तुलना की जा रही, किसी के सापेक्ष। जैसे आपके सापेक्ष कोई वस्तु दौड़ रही होगी, तब आपके सापेक्ष वो गति हो गई, तो इसे आपेक्षिकीय गति बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको सिखाया गया 11th में। तो आपेक्षिकीय गति की अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, आवेश का मान परिवर्तित रहता है। आवेश के इस गुणधर्म को प्यारे बच्चों, आवेश के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आवेश के इस गुणधर्म को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आवेश की इसी गुणधर्म को आवेश की निश्चरता बोलते हैं, मतलब निश्चित मान बोलते हैं, आवेश की निश्चरता बोलते हैं। एक बात अभी आप सभी से मैं करने वाला हूं, आवेश की निश्चरता बोलते हैं प्यारे बच्चों, निश्चिरता, ठीक है, निश्चिरता, आवेश की निश्चरता कहते हैं। ठीक है, आवेश की निश्चिरता कहते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? अच्छा सर, एक चीज मैं बताऊं, कल मुझे बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए और मैंने लास्ट में आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट पढ़े, और उस इतने ढेर सारे प्यार के लिए एक बार पुनः बहुत से दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत ज्यादा आभार। लेकिन उसमें कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले जो पढ़ाई से रिलेटेड भी थे, जिसमें से बात ये हो रही थी कि सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही हैंड रिटन नोट्स हम लिखें या आप जो नोट्स भेजेंगे उसके द्वारा लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, जो नोट्स भेजेंगे वो आप पूरा छाप तो दोगे नहीं, वो आपकी पढ़ाई में सहायक होगा। मेन लेक्चरिंग आप 11th 12th में हो, एकेडमिक लेवल है 11th 12th, यहां से बहुत सारी शाखाओं में आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है।
ठीक है, इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम देने को मौका मिलता है। एनडीए कोई करना चाहता है, कोई इसी से एयरफोर्स के एग्जाम में बैठेगा, नेवी के एग्जाम में कोई बैठेगा, जेई के एग्जाम में बैठेगा, बीटेक टेक्निकल क्षेत्र में जाने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम इंटर पास में कोई करेगा, कोई सीयूईटी के द्वारा बीएससी, बीई, बी आर्क, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें दाखिला लेने के लिए यूनिवर्सिटीज में इंटर पढ़ते पढ़ते ही आपको वो फॉर्म फिल करने होंगे, तो उसके लिए तैयारी करेगा। तो प्यारे बच्चों सिलेबस सब 11 12 का रहने वाला है। तो आपको एक बात मन में बिठानी है कि ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों जब लेक्चर चल रहा हो तो केवल और केवल आपको ईयरफोन लगा के सामने स्क्रीन पर चीजें देखनी है, और अगर आपको समय मिल रहा है तो थोड़ा सा जल्दी से रफ कॉपी में लिखना है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनना है। पैनल पीडीएफ जब आप पहुंचे तो आप पैनल पीडीएफ के अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, या अगर आप साथ साथ मेरे लिखने में सक्षम हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। और इसी नोट्स के आधार पर आपको अपने एग्जाम में भी बैठना है, क्योंकि आपके साथ मस्तिष्क जाएगा, वो ढेर सारे जो ग्रंथ आप तैयार करोगे ना, जैसे रामचरितमानस जो रचना की वो श्री तुलसीदास जी ने की थी, लेकिन आपके द्वारा जो रचना की गई ना वो आपके मस्तिष्क में साथ नहीं जाएगी, ठीक है, वो आपके एग्जाम हॉल में कतई साथ नहीं जाने वाली है। तो इसलिए प्यारे बच्चों वो ग्रंथ धरा का धरा रह जाएगा, आपके साथ आपका मस्तिष्क जाएगा। इसलिए लेक्चर को ध्यान से केवल फोकस करके सुनना है। समझ गए इतनी बात? ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, चलें, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आपको बात समझ में आ गई कि सर कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्लास को भाई शेयर कीजिए सभी लोग भाई, ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया भाई, 1000 बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि पढ़ाई आपको कैसे करनी है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो, तो आवेश की प्यारे बच्चों निश्चितता करते हैं, कहते हैं। नोट पॉइंट प्यारे बच्चों, एक चीज हम आप सभी को बता दें, लेकिन एक टिप्पणी मैं आप सभी से कर दे रहा हूं कि जो द्रव्यमान के लिए है ना, द्रव्यमान के लिए आपेक्षिकता के सिद्धांत से, ठीक है, विशिष्ट 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 आपेक्षिकता के सिद्धांत से, आपेक्षिकता के सिद्धांत से, आपेक्षिकता के सिद्धांत से चीजें जब लिख कर पढ़ो या लिख कर पढ़ाओ, वहां पे क्वालिटी होती है, इसे बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। आपको वो चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तभी आप एग्जाम में अच्छे से फेस करके लिख पाओगे, नहीं तो याद करके लिखोगे फिर, और याद करके भूल जाओगे। अगर आपके पहले से दिमाग में क्लियर है, आपने लिख करके लिखा है ना, याद किया है, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ज्यादा दिन तक सेव रहती है वो चीजें। विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से प्यारे बच्चों बताया गया, विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से, कि गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित होता है। गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित होता है। गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अच्छा, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित होता है लेकिन चार्ज नहीं, जबकि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए ये दोनों ही गुण कैसे पदार्थ के गुण हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, इन्हें और हम कुछ नहीं कह सकते। मास मतलब मास, चार्ज मतलब चार्ज, ये हर एक वस्तु में होता ही है अगर उसके पास द्रव्यमान है तो, मास है तो। क्लियर होना चाहिए, दैट्स क्लियर, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है? यस और नो कमेंट में बात करते हुए इतना चलिएगा जब मैं जहां पर आपसे पूछूं। ठीक है, बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान परिवर्तित होता है लेकिन चार्ज नहीं बदलता। चार्ज अगर यहां पर 2 कूलाम है तो दौड़ोगे तब भी आगे 2 कूलाम ही रहेगा, लेकिन मास अगर यहां पर 2 किलो है और जब दौड़ते हुए आपका मास मापा जाएगा तो आपके द्रव्यमान में कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि गति की अवस्था में द्रव्यमान बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों जो सूत्र होता है, इसका सूत्र भी प्रूफ किया गया था। क्या था प्यारे बच्चों? आपेक्षिकता सिद्धांत से निकलता है m इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे इसका डेरिवेशन नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक नोट पॉइंट है कि आगे आप पढ़ोगे, वहां पर आपको जो प्रकाश की जरूरत, फोटॉन वगैरह पढ़ाए जाएंगे ना, तो वहां पर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। तो अंडर रूट प्यारे बच्चों 1 माइनस v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर। c क्या है? प्रकाश की चाल है। लिख दे रहा हूं, अच्छा लिख दे रहा हूं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ए बाबू घबराने की कोई जरूरत ना है। m प्यारे बच्चों क्या है? m क्या है? गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है। गति की अवस्था
में वस्तु का द्रव्यमान, में वस्तु का द्रव्यमान। और प्यारे बच्चों ये एम नॉट क्या है, तो विराम अवस्था में द्रव्यमान, विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। मतलब प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोलते हैं। सी क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल, वो भी कब, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ये स्मॉल वी क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है वस्तु का वेग, वस्तु जिस वेग से गतिमान है ना उसका वेग है, वस्तु का वेग। हमेशा जो है प्यारे बच्चों गति की अवस्था में क्या होता है, गति की अवस्था में जो है ना, गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान विरामावस्था में जो द्रव्यमान होता है या स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान होता है उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। सर आप ऐप में पढ़ाएंगे कि यहाँ साफ नहीं दिखता है, सर ऐप में पढ़ाएं क्योंकि यहाँ साफ नहीं दिखता है। साफ नहीं दिखता है मतलब ऐप में तो पढ़ाना ही है, एक चैप्टर जब तक चलेगा, पहला चैप्टर खत्म होने के बाद सारी क्लासेस आपकी जो होंगी वो यूट्यूब एप्लीकेशन पर ही शिफ्ट होंगी, फिर वहां पर एप्लीकेशन पर ही चलना है, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड करेंगे। विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत क्या होता है, विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत स्पेशल, देखो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, और इसमें आप लोग जो आइंस्टीन सर थे, आइंस्टीन सर के द्वारा 2 E = mc² और एक फोटॉन से संबंधित E = h न्यू और E = mc², इन दोनों के सम्मेलन से आइंस्टीन इक्वेशन बनाई गई। और वो प्यारे बच्चों उस समीकरण से हम पार्टिकल कण के वेग से संबंधित ज्ञात करते हैं, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, और वहां पर यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग से बदलता है। ठीक है, इसी के चलते उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत की वजह से ही दिया गया था। ठीक है, तो इसको आपको अभी नहीं जाना, इसके डेरिवेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे, वो सेकंड पेपर में। बात समझ गए? अभी हम ये बता रहे हैं कि मास बदलता है, ये नॉलेज है, मास बदलता है, द्रव्यमान बदलता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। चार्ज के लिए प्यारे बच्चों जो Q प्यारे बच्चों Q विरामावस्था रेस्ट में वो बराबर होगा वस्तु में Q गतिशील अगर वस्तु है तब भी वही रहेगा। मेरा बताने का अर्थ ये है, और ये समझा दिया कि द्रव्यमान बदलता है, इस फार्मूले से एक्सप्लेन होता है। इसकी वैल्यू आप C प्रकाश की चाल, कोई वस्तु प्रकाश की चाल से तो नहीं चलेगी, और जब इसका मान अधिक होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू छोटी आएगी, 1 में घटेगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि विरामावस्था के द्रव्यमान से हमेशा गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आएगी कि नहीं आएगी? बात समझ गए? अच्छा, तो इतनी हो गई प्यारे बच्चों आवेश की निश्चलता। क्या इससे सीखे कि आवेश का मान नियत रहता है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट मन में बिठाना, जबकि द्रव्यमान चेंज होता है। ये नोट पॉइंट मैंने टिप्पणी की है कि द्रव्यमान बदलता है जबकि आवेश नियत रहता है। याद रखिए, वो चाहे विरामावस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, ये है आवेश का पहली प्रॉपर्टी, आवेश का पहला गुणधर्म कि आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है, चाहे स्थिर रहे चाहे गति की अवस्था में रहे। आपकी बॉडी चाहे स्थिर रहे चाहे मोशन मतलब गति की अवस्था में रहे, लेकिन आपका जितना चार्ज है बॉडी का वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए? दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आवेश का संरक्षण है, आवेश का संरक्षण है। दूसरा पॉइंट आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण प्यारे बच्चों, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, दूसरा पॉइंट है। अच्छा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बात जान लो, इस कंजर्वेशन चार्ज आवेश के संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है।
आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी विधि द्वारा, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। इतनी बात को ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं या आवेश का संरक्षण कहते हैं। आइए इसे लिखते हैं, शब्द के आधार पर इसे व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या बात है कि आवेश को, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसे बस, इसे मात्र या केवल लिख लो, इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, याद रखिएगा, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश का क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। अभी समझाते हैं, एक एक बात क्लियर करेंगे बाबू, परेशान नहीं होना। इसे आवेश का क्या कहते हैं? इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं या आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक है बाबू, आवेश का संरक्षण कहते हैं। बच्चा पार्टी समझ गए? टीपू सुल्तानो, टीपने के चक्कर में नहीं पढ़ना ने, बहुत पिटाई होगी कि इसको टीपने के चक्कर में पढ़े हो। हालांकि स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाले पॉइंट पर। तो हम लोग आवेश का संरक्षण सीख रहे हैं। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता। सर ये क्या बात हुई? इसका मतलब सर थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करके बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मजा आ जाएगा। अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर यहां पर कहूं, एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर एक बॉक्स ले रहा हूं, ये है 4 गोले, इसमें 4 इसमें बॉल हैं और इन बॉलों को क्या किया, इन बॉक्स में बॉल भरे हुए हैं, 4 बॉल हैं और इनमें प्यारे बच्चों अलग अलग आवेश है, सब में अलग अलग आवेश है। इसमें मान लीजिए प्लस का 3 कूलाम आवेश है, इसमें प्लस का 1 कूलाम आवेश है, इसमें माइनस का 2 कूलाम आवेश है और इसमें प्लस का 4 कूलाम आवेश है। ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही है वो आवेश संरक्षण का समझने का तरीका। क्या है कि एक बॉक्स में 4 बॉल हैं और 4 बॉलों के पास अलग अलग चार्ज है। आपके पास भी चार्ज है। अब इन्हें कहिएगा सर जी चार्ज कहां से आया? अरे मास है, इनके पास तो चार्ज है। अच्छा, हुआ क्या प्यारे बच्चों कि हमने इनको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल इनको हिलाया डुलाया, डम 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 डमरू जैसा बजा दिया। तो हुआ क्या, एक दूसरे से ये टकराए और जब टकराए ना तो इन्होंने कहा भैया थोड़ा सा तुम चार्ज ले लो और हमको थोड़ा दे दो। एक दूसरे से घुले मिले और उसमें इनकी दोस्ती बढ़ी और उस दोस्ती में इन्होंने चार्ज जो है एक दूसरे को ट्रांसफर किया। और जब चार्ज ट्रांसफर किया तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, ये पहला वाला है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान समझिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले वाले के पास पहले प्लस 3 कूलाम था, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ, एक दूसरे से थोड़ा सा टकराए बकराए तो इसका चार्ज प्लस 2 कूलाम हो गया, इसका चार्ज जो है वो प्लस का 3 कूलाम हो गया, इसका चार्ज जो है वो माइनस का 4 कूलाम हो गया। अरे इसके पास माइनस का 4 कूलाम, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक बात ये जान, अभी आगे बात करेंगे। अच्छा अभी आगे बात करेंगे कि चार्ज में अगर माइनस हो रहा है और प्लस बताया जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी, वो आगे वाले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आगे वाले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा साथ में, ठीक है, बने रहिए साथ में। और इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क की इसमें कितना आवेश है, इसमें कितना आवेश है,
तो प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह जब कहता है कि ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना तो आवेश को बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को तो मानते ही हो ना कि मनुष्य जो है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, ना तो कोई चीज बना सकता है और ना ही कोई चीज बिगाड़ सकता है। मनुष्य इस दुनिया में किसी भी चीज को ना तो बना सकता है ना तो बिगाड़ सकता है, बस उन वस्तुओं में एक दूसरे के रूप को बदल सकता है, एक वस्तु को दूसरी में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। कोई भी वस्तु मनुष्य बना नहीं सकता। आप कहेंगे सर जी हमने चंद्रयान बनाया, अरे भाई प्लास्टिक, लोहा, इलेक्ट्रिसिटी सब कहां से लिया आपने? इस पृथ्वी से लिया, इस पूरे ब्रह्मांड से किसी ना किसी चीज का सहारा लिया है, आपने बनाया नहीं है। एक रूप से दूसरे रूप को बदल दिया है। आपने आग जलाई, लकड़ी जलाई, कोयला बनाया, लेकिन लकड़ी से कोयला बनाया, एक रूप को दूसरे रूप में बदल दिया, वाष्प में बदल दिया, लेकिन क्या किसी नई चीज का आविष्कार किया? नहीं। प्रकृति की कोई भी चीज मनुष्य नहीं बना सकता है। हवा नहीं बना सकते हो आप लकड़ी नहीं बना सकते हो। कहोगे सर जी हमने बीज बोया पेड़ बना। अरे भाई तर्क कुतर्क वाले प्रश्न नहीं पूछना, फिर आपको आंसर तार्किक सार्थक प्रश्न पूछने। तो वो चीज आपको क्लियर हो रही है कि हाँ, मनुष्य ना तो कोई चीज बना सकता है और ना ही कोई चीज बिगाड़ सकता है इस पूरे संसार में। अच्छा, इस संसार में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जुड़े थे भाई, सभी लोग बहुत बढ़िया, 1100 बच्चे हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सीखा था कि हमने बताया था इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? कौन बताएगा? जल्दी देखते हैं कौन सबसे पहले बच्चा कमेंट करता है। जिसको मेरी वो बात याद होगी जल्दी से कमेंट करेगा। इस पूरी दुनिया में, संसार में सबसे कीमती वस्तु कौन सी है? जल्दी कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। कमेंट मी फास्ट। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? जल्दी बढ़िए भाई। सबसे अधिक कीमती चीज कौन सी है? जल्दी कौन बच्चा कमेंट करेगा भाई? डायमंड, बहुत बढ़िया। ये कौन कमेंट कर रहा है? हीरा, वाह वाह। और कुछ बच्चों के कमेंट आए, ये कौन सी है भाई? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत जल्दी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन उस लकड़ी देखिए, पंकज कुशवाहा जी और बहुत अच्छे के कमेंट भी आ चुके हैं जो बिल्कुल सही है। क्या प्यारे बच्चों? लकड़ी। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? तो वो है लकड़ी। क्योंकि कई प्रकाश वर्ष दूर ऐसे ग्रह पाए जाते हैं जो पूरे के पूरे डायमंड से बने हैं, हीरे बने हुए हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक तो वैसे ग्रह की खोज नहीं हुई जैसा कि ग्रह हमारा पृथ्वी है। और केवल पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर लकड़ी पाई जाती है, जो जीवन के संसाधन के लिए सबसे उपयोगी वस्तु है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी सबसे कीमती वस्तु होगी? लकड़ी होगी। ठीक है? हाँ हाँ, बहुत पिटोगे, लड़के लिख रहे हो। हाँ सोचते हो कि हम पढ़ नहीं पाएंगे? हाँ, कोहिनूर लिख रहे हो, वाह वाह वाह। चलें, अच्छा आते हैं अब इस चीज में। टॉपिक वही है कि प्यारे बच्चों, मनुष्य ना तो कोई चीज बना सकता है ना ही कोई चीज बिगाड़ सकता है। और आपने ये भी चीज सीख लिया कि संसार में सबसे ज्यादा अगर कीमती वस्तु है तो वो है लकड़ी। और इस लकड़ी को बचाने के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आसपास खूब वृक्षारोपण करें, खूब वृक्षारोपण करें। अपने घर के आसपास बाग बगीचे लगाएं, सजाएं खूब इस पृथ्वी को, और उसमें पूर्ण सहयोग करें। अपने साथ दूसरे के लोगों को भी प्रेरित करें, बताते रहें। ठीक है? ये हमारे एक के करने से वाली चीज नहीं है, सभी के करने से होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। ठीक है, सीख लिए। चलो प्यारे बच्चों, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, यहां पर प्यारे बच्चों मैं मान ले रहा हूं पहली स्थिति में ये Q1 आवेश है, पहला वाला, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है, तीसरा आवेश है Q3, और चौथा आवेश है प्यारे बच्चों Q4। और इन दोनों का आवेश जो है योग बराबर है किसके? इन सभी चारों के। मैं मान ले रहा हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है भाई, क्या कहता है? कि सभी आवेश जो है वो संरक्षित रहेंगे, बस एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन कम या ज्यादा नहीं होगा। हमने यहां पर किया क्या? ये 4 बॉल थे, इनको गड़बड़ 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 एक दूसरे में मिला दिया, घर्षण के कारण एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन चार्ज तो वही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या? वैल्यू रखते हैं, Q1 की वैल्यू प्लस का 3, प्लस Q2 की वैल्यू 1, प्लस Q3 की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस लगाने का इधर,
माइनस का 2 प्लस Q4 का वैल्यू कितना है, प्लस का 4 है, बराबर लगाइए। Q1 डैश का वैल्यू कितनी है, तो 2 है प्लस का। Q2 डैश की वैल्यू कितनी है, तो प्लस का 3 है। Q3 डैश की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 4 है। Q4 डैश की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, इसको लिखने का भाई। Q4 डैश आएगा क्या प्यारे बच्चों, 3 और 4 और 1, ये प्लस के हैं, जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 8, 8 में 2 घटेगा, आएगा 6, बाबू 6 आ गया, बराबर 3 और 2 5, ये किसके हैं, प्लस के हैं, प्लस के हैं 5 हो जाएंगे भाई, 3 2 5, 5 में 4 घटेगा क्योंकि माइनस का है, बचेगा 1, बराबर में बचेगा 1 प्लस प्यारे बच्चों क्या, Q4 डैश। अगर हम इसको हल कर लें, 1 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों Q4 डैश बराबर आएगा 1, 6 में घटेगा तो आएगा 5, क्या आएगा, प्लस का वो भी आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा भाई सॉरी उठ जाओ भाई, तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, कहां है, हाँ देखो ये आएगा प्लस का 5, प्लस का 5, 6 में घटा प्लस का 5, तो Q4 डैश बराबर प्यारे बच्चों आ गया, Q4 डैश बराबर आ गया प्लस का 5 आ जाएगा। तो इस आधार पर प्यारे बच्चों यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस का 5 कूलाम हो जाएगी, प्लस का 5 कूलाम। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए थे, मैंने पहले भी देखा था, और इस कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी समझ रहे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और इस सपोर्ट को चाहिए भी प्यारे बच्चों, बिहार के भविष्य को बदलने के लिए, न सिर्फ बिहार के भविष्य को बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हम आप सभी को मिल करके काम करना होगा। और अगर कहें ये अध्ययन के क्षेत्र में, तो प्यारे बच्चों ये हमारा आपका सबसे बड़ा हथियार है, और एक दूसरे को सिखाने के लिए, सीखने और सिखाने के प्रयास में अनवरत कार्य करते रहना चाहिए। और अगर अच्छे से आप सभी को चीज़ें बताई जा रही हैं तो उनमें सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा विकास होगा, आपका विकास होगा। अगर आप स्वयं के विकास के लिए जागरूक हो तो अपने आप आपके घर का विकास होगा, और फिर क्षेत्र का विकास होगा, और राष्ट्र का निर्माण इसी तरह एक एक बच्चे के सोचने से होगा। तो हमें इसी प्रतिज्ञा को अपने साथ हमेशा रखना है कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए हम अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। बाकी और कोई क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ देना। चलते प्यारे बच्चों, बात समझ गए। अच्छा, इसके बाद अगला प्यारे बच्चों टॉपिक आता है आवेश संरक्षण, हो गया। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा गुण आता है प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात को समझना, एक एक चीज क्लियर होगी मेरे बाबू, कोई घबराने वाली बात ना है। हाँ, इधर देखने का, थोड़ा सा संभलने का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी में चार्ज जो पाया जाता है उसके संबंध में ये बात बताई जाती है। क्या बताई जाती है, बताया जाता है प्यारे बच्चों की जो आवेश होता है ना, किसी भी वस्तु में जो उपस्थित आवेश है वो एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। ये किसी भी वस्तु में आधा अधूरा नहीं पाया जाता, आधा अधूरा नहीं पाया जाता, ठीक है। द पावर ऑफ फिजिक्स। सर आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दबंग सरकार जी, शुक्रिया, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट, आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना बाद में मैं देखता हूं तो बड़ा प्राउड फील आता है, और फिर बड़ा प्रेम हमारे मन में, मतलब आप सभी की वही क्लास याद आने लगती है कि वो बच्चों के कमेंट्स हम फिर से पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना, एकदम याद आने लगती है बच्चों की, वाकई में, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। और वो लगता है कि क्लास में मेरे सामने वो बच्चे आ जाएं, जितने बच्चे देख रहे हैं लगता है वो मेरे सामने बैठे हो, तो कितना उस दिन का मेरा वो भाग्यवान मैं खुद को समझूंगा, मेरे सामने इतने बच्चे बैठे हुए, है ना। सबका तहे दिल से शुक्रिया ऐसे कमेंट्स करने के लिए। द गॉड ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स, द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, है ना, आनंद सर इज माय फेवरेट टीचर। मतलब ये सब क्या होता है, हमारे और आपके बीच के स्नेह को दर्शाते हैं, हमारे और आपके बीच के प्रेम को दर्शाते हैं, है ना, नो डाउट इस चीज में। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु में जो आवेश उपस्थित होता है ना, किसी भी वस्तु में
किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में, आपके भीतर या आपके पास पेन हो, कॉपी हो, आपका मोबाइल फोन हो, कैमरा जो चल रहा है, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु में जिसके पास मास है, तो प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होता है, जो आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश सदैव, आवेश सदैव मूल आवेश का, मूल आवेश क्या है, तो प्यारे बच्चों अभी बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। मूल आवेश ई का ये ई डिनोट करते, मूल आवेश को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसे बोला जाता है। तो मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। बात को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा भाई, समझिएगा नहीं, इसी पर रिलेटेड मैं आपसे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, होता है। अर्थात प्यारे बच्चों ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात प्यारे बच्चों, अर्थात जो आवेश है, आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह लो, ठीक है, या मूल आवेश कह लो, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता। एक निश्चित मात्रा ही होगी, अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अर्थात प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होगा, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होगा प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, जैसे अगर होगा तो 1e 2e 3e -4e, कुछ भी लिख लो, माइनस का प्लस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। ऐसा कभी नहीं होगा प्लस का 1/5, प्लस का 1/5e, प्लस का 2/5e, ये नहीं होगा। आधा अधूरा ट्रांसफर नहीं होता है, जाएगा तो एक आवेश ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा दूसरी बॉडी में, यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन आधा काट के जाएगा, चलो भैया तुम इतने जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। इसी घटना को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी घटना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, जो मूल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश प्यारे बच्चों, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान से देखिए, लिख भी रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, बिल्कुल आपकी एकदम ऑफलाइन जैसे क्लासेस चलती ठीक वैसे ही चल रही है प्यारे बच्चों। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब प्यारे बच्चों माइनस ई, माइनस का ई, तथा प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, धन आवेश कितना प्यारे बच्चों? तो प्लस का ई होता है, प्लस का ई होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा तो आप सभी के जवाब आ जाने चाहिए इसमें, और जवाब आ भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो प्यारे बच्चों होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वही मूल आवेश होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कह लो या इसे प्यारे बच्चों क्या कह लो, मूल आवेश कह लो, मूल आवेश कह लो। ये प्यारे बच्चों कितना होगा? तो माइनस का ई होगा, ई मतलब मूल आवेश, लेकिन ऋणात्मक होता है। माइनस ई बराबर प्यारे बच्चों कितना? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतनी वैल्यू याद रखिएगा,
ये कैसा भी होगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ऋण होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन पर आवेश तो बराबर ये प्यारे बच्चों प्लस का ई होता है। प्रोटॉन मतलब धनावेश होता है, तो इसमें प्लस का ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम ही होगा, बराबर होगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें ये जो आवेश का प्रकार होगा वो ऋण की जगह क्या होगा, धन आवेश होगा, ऋण की जगह धन आवेश होगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ गए? क्या आवेश के क्वांटीकरण को आप सभी समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं भाई? सर इंग्लिश में भी लिखिए ना प्लीज, बहुत लिखना पड़ जाएगा बाबू, बोल तो रहे हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज में उपस्थित जो पूर्णतः आपको हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जा रहा है, बाकी इंग्लिश में हम थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हैं। सर बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है भाई? कैसा डर लग रहा है? एकदम मस्ती के साथ पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो। एंजॉय सर बच्चों ने नाम रखा है, मतलब 11th वाले जितने सब आए पढ़ रहे हैं सब बच्चे बोलते हैं। तो आनंद सर के साथ पढ़ रहे, थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों इतनी बात? अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में जो उपस्थित आवेश होगा इन संख्याओं का पूर्ण गुणज होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मतलब संख्याओं का पूर्ण गुणज होगा, भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। वैसे नई रिसर्च में पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं, 6 प्रकार के क्वार्ट्ज होते हैं और उनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। अरे सर मतलब इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्यारे बच्चों जो निर्माण होता है ना वो क्वार्ट्ज से मिलकर होता है। कैसे मिलकर होता है? क्वार्ट्ज से मिलकर होता है। ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अप डाउन गेज ऐसे करके 6 प्रकार के प्यारे बच्चों क्वार्ट्ज होते हैं और इनसे मिलकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। हम कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है ना, उस पर धनावेश ना उस पर ऋणावेश, लेकिन होता है आवेश उस पर होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं। और मैंने क्या चीज बताई, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर मास है, अगर उसके पास मास है तो मतलब चार्ज है। तो सर न्यूट्रॉन के पास क्यों चार्ज नहीं? प्रश्न उठना चाहिए ना। ये आपका प्रश्न हुआ कि नहीं कि सर न्यूट्रॉन के पास क्यों नहीं चार्ज है, जबकि आपने कहा अगर मास है तो चार्ज है। हुआ ये प्यारे बच्चों, जो न्यूट्रॉन के पास चार्ज है ना वो क्वार्ट्ज, 2 क्वार्ट्ज मिल करके प्लस 2/3 अप और प्लस 3 क्वार्ट्ज मिल करके 2 अप और 1 डाउन प्यारे बच्चों, तो -1/3, -1/3 तथा 1 + 2/3, ये 3 चार्ज मिल करके, क्वार्ट्ज मिल करके न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। और जब तीनों को सम करते हैं तो वो आता है 0, तो इसलिए चार्ज हो जाता है 0। अरे भाई जितना आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही हम निगेटिव दे दें तो क्या हो जाएगा? क्लियर, 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो न्यूट्रॉन पर इसीलिए कोई आवेश नहीं होता है। तो सर फिर क्यों कह रहे हैं कि भिन्नात्मक रूप में नहीं रह सकता? इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों जो ट्रांसफर होता है, जो स्थानांतरण होता है आवेश का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, ना कि क्वार्ट्ज का होगा। क्वार्ट्ज का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का हो सकता है बस। और इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु में जाता है, मान लो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारे अंदर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो उसमें ऋणावेश हो जाएगा, हमारे अंदर धनावेश हो गया। और जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई उतना ही हमारे अंदर धनावेश हो जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर है क्या बात? ये समझ पाए आप, पकड़ पाए इस बात को? आप कहेंगे सर बिल्कुल, है ना, तो सही है। तो प्यारे बच्चों ये चीज सीख रहे हैं आप। ए भाई सर यह 12th का क्लास 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए है। ऋतिक सोनी जी, ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास तो नहीं है, लेकिन आप अगर फायदा लेना चाहते हो तो हो सकता है आप कुछ चीजें सीख सकते हो। वैसे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हाँ आप क्लास को थोड़ा सा बाद में भी देख सकते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि ये 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। ठीक है,
चले प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई बराबर प्रोटॉन का आवेश इतना हो गया। प्यारे बच्चों एक अल्फा कण का नाम सुना होगा। अल्फा कण पर जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, अल्फा कण पर आवेश, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अल्फा कण पर आवेश +2e होता है, धनावेश होता है, ठीक है, +2e धनावेश होता है प्यारे बच्चों। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं अल्फा कण पर आवेश जो +2e, तो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी कितनी, 2e का गुणा 1.6 मतलब प्यारे बच्चों 3.2 × 10 की घात में -19 कूलाम अल्फा कण पर आवेश इतना होता है। याद रखिएगा, ये कभी कभी वैल्यू पूछी जाती है अल्फा कण पर आवेश की। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु में जो उपस्थित आवेश होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में, ध्यान से देखिएगा, इस बात को पकड़ना है। ए बाबू, मित्रों, भाइयों बहनों, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश क्या होता है, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये कि कैपिटल Q इक्वल टू N स्मॉल में E, जहां N बराबर क्या होगा, जहां N बराबर होगा बच्चों, जहां N बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बात समझ गए? N की वैल्यू ये होगी। किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश होगा वो संख्याओं का पूर्ण गुणज होगा। क्लियर है? हाफ में नहीं होगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। मतलब भाई हम आवेश को काट करके किसी दूसरी बॉडी में नहीं भेज सकते, आवेश को काट करके नहीं भेज सकते। चलते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए। एक मेरी तरफ से आप सभी को क्वेश्चन है। एक वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में एक कूलाम आवेश, ऋण आवेश, 1 कूलाम ऋण आवेश दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन है बाबू कि किसी वस्तु में 1 कूलाम, प्यारे बच्चों 1 कूलाम, अब ये 10 नहीं पढ़ लेना कोई भैया, बीच में दशमलव लगा हुआ है पॉइंट। 1 कूलाम ऋण आवेश, 1 कूलाम ऋण आवेश, 1 कूलाम ऋण आवेश दिया जाता है, तो वस्तु में उपस्थित किसकी, वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता, ये आपको बतानी। वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, बताइए। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, कमी होगी या अधिकता। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सूत्र आपका यही रखने वाला है, कमी होगी या अधिकता। जल्दी से बताइए इस चीज को भाई, जल्दी से बताइए भाई, कमी होगी या अधिकता होगी। इसको आप सभी लोग भाई जल्दी से क्लियर करके बता दीजिए। सवाल आपका सही है भाई, ठीक है। कमी होगी या अधिकता होगी, जल्दी से बताइए। कमी होगी अधिकता। हाँ, कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं या ज्यादा हुए। 1 इलेक्ट्रॉन वैसे दिया जाता है, मैंने लिख दिया 1 कूलाम ऋण आवेश है, दिया जाता है, तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, कैसे, आप जल्दी से निकाल के हमें बताइए भाई, जल्दी से निकाल के बताइए। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क, सॉल्व कैसे करना है बाबू। ये 1 कूलाम ऋण आवेश दिया गया, मतलब प्यारे बच्चों Q की वैल्यू दिया है, जो आवेश दिया जा रहा है कितना, Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम, बोलो यस और नो। कैसा दिया जा रहा है ऋण आवेश, तो माइनस का लगा लीजिए। वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी हो रही है, अधिकता, वो हमें ज्ञात करना है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, वही हमें प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम Q बराबर नहीं लगाएंगे, मूल आवेश कितना होता है सभी को पता है। मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है, मूल आवेश E बराबर प्यारे बच्चों होता है 1.6 × 10 की घात में -19 कूलाम।
वो भी प्यारे बच्चों ये किसका आवेश है माइनस, क्यों ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है या जाता है, तो प्यारे बच्चों ये काहे का होगा, माइनस का लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए भाई ये क्या होता है, ऋण का होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ऋण के लिए ही आपको बात करनी है। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू एन ई लगाएं तो यहां से हम N इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, Q अपान में E, और यहां से Q की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 बटे E की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 19, माइनस का 19 मतलब प्यारे बच्चों क्या माइनस से माइनस बर्बाद हुआ, आएगा 1 बटे ये 1/1.6 गुणे ये 10 के घात माइनस 19 प्लस ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 बन जाएंगे। दशमलव को हटा दीजिए, सॉल्व करिए अपने मन से भाई, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। दशमलव को हटाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। और इसका मैं अगर काट के 19 ना लिख के 18 लिख दूं और इस मतलब 10 की घात 19 है, एक 0 मैं यहां पर और लगा के सॉल्व करना चाहता हूं। अब सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से, ध्यान से देखना, कुल यहां बन गया 100 बटे यहां पर कितना है 16 है, क्योंकि दशमलव हटा के 0 बढ़ा चुके थे, और 10 की घात कितना है प्यारे बच्चों 18 है। किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 25 चौके 100 होता है और 4 चौके 16 होता है। आपकी वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, यहां पर लिख रहे हैं वैल्यू आ जाएगी 25/4 गुणे कितना प्यारे बच्चों 10 की घात 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25/4 को सॉल्व कर लीजिए। 25/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24 दशमलव लगाया, 1 बचा, 25 में 24 घटे 1 बचा, 0 बढ़ा लेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 10 में 8 घटे 2 बचे, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात में 18। और n की वैल्यू है प्यारे बच्चों, n की वैल्यू संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। n बराबर आया 6.25 गुणे 10 की घात 18 प्यारे बच्चों, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे कि किसी वस्तु में हाँ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है प्यारे बच्चों, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कल फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और अब आपकी आगे की भी क्लासेस, केमिस्ट्री की सर की क्लास, विशाल सर की भी क्लास होनी है, इसलिए यहाँ पर क्लास को आज रोकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी का बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और कूलाम के नियम वैद्युत बल को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका डेरिवेशन करेंगे, वैसे छोटा सा तो डेरिवेशन है, पढ़ने में मजा आने वाला है, तो आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे